हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग आपका मिल्क माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे कि मिल्क में जो है किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएट होते हैं। और मिल्क जो है उसमें बहुत सारी क्वालिटी होती है और एक आइडियल फूड कल्चर की तरह ये काम करता है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमें टॉपिक्स टू बी कवर्ड करना है वो है कंपोजिशन ऑफ मिल्क, फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ एंड माइक्रोफ्लोरा इन मिल्क एंड स्पॉइलेज ऑफ डेयरी प्रोडक्ट एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स। इतने हेडिंग्स को हमको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मिल्क के कंपोजिशन की, कि मिल्क चूँकि एक प्रॉपर कंप्लीट फूड माना जाता है, तो उसमें बहुत सारे आपके ये सब्सटेंस मौजूद रहते हैं। जैसे कि मिल्क में दो चीज़ें पाई जाती हैं, वाटर और टोटल सॉलिड। वाटर इसका 80 to 87% रहता है, और टोटल सॉलिड्स भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फैट सॉल्युबल ग्लोबल लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं, और दूसरा सॉलिड जो होते हैं वो नॉन फैट होते हैं। सॉलिड तो होते हैं लेकिन फैट नहीं होते हैं। जो फैट लिपिड होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फैट एंड एसोसिएटेड सब्सटेंसेस होते हैं। और एसोसिएटेड सब्सटेंसेस में फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैरोटीन और विटामिन सी, ये सब आते हैं जो लिपिड के ही फॉर्म होते हैं। सॉलिड नॉन फैट जो होता है ये भी आपका जो है चार प्रकार का होता है। एक तो लैक्टोज शुगर जो मिल्क में पाई जाती है, दूसरा नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, तीसरा मिनरल मैटर होता है, और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन्स मिल्क में पाए जाते हैं, जैसे केसिन प्रोटीन पाया जाता है मिल्क में। और मिनरल मैटर और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, डिजॉल्व गैसेस होती हैं, विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा मिल्क का कंपोजिशन होता है। और ये कॉम्पोजिशन मतलब इतना सारा सब कुछ इसमें मिल्क में पाया जाता है, इसलिए मिल्क के अंदर जो है माइक्रोफ्लोरा भी जो होते हैं बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। और और जैसा कि मैंने बताया कि मिल्क जो होता है एक वो आइडियल कल्चर मीडिया की तरह काम करता है। अब यदि हम बात करें कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, किस प्रकार के फैक्टर्स जो होते हैं वो उनकी ग्रोथ को फेवर करते हैं, तो फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, तो दो प्रकार के फैक्टर होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक पैरामीटर्स होता है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक पैरामीटर होता है। इंट्रिंसिक पैरामीटर जैसा कि नाम ही है, इनसाइड द मिल्क। तो फैक्टर इनहेरेंट टू द फूड, दे आर केमिकल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड। तो जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मिल्क या फूड की, उसकी वजह से जो है ये जो फैक्टर होते हैं ये इंट्रिंसिक पैरामीटर्स कहलाते हैं। जैसे कि पीएच, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल इनसाइड द फूड, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स कितना है, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने मौजूद हैं, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, और नेचुरल माइक्रोफ्लोरा। एक्सट्रिंसिक पैरामीटर आउटसाइड ये मिल्क कहलाता है, या एनवायरनमेंट अराउंड द मिल्क। तो मिल्क के बाहर का जो भी एनवायरनमेंट होता है वो सारा फैक्टर एक्सट्रिंसिक कहलाता है। तो उसमें स्टोरेज कंडीशन ऑफ द फूड, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द फूड इज स्टोर्ड। तो बेसिकली इसमें जो फैक्टर अफेक्टिंग होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, कि हम जब फूड को स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज का जो कंडीशन है वो कैसा है, मतलब वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है वहाँ की, प्रेजेंस ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन है कि नहीं है, एंटी माइक्रोबियल या एडेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्सटेंसिव पैरामीटर्स कहलाते हैं। माइक्रोफ्लोरा ऑफ मिल्क की हम बात करें तो इन एडिशन टू बीइंग अ न्यूट्रिशियस फूड फॉर ह्यूमन, मिल्क प्रोवाइड्स अ फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैं पहले ही बोला है कि मिल्क जो होता है वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। ईस्ट, मोल्ड एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैक्टीरिया कैन ग्रोन इन मिल्क पर्टिकुलरली एट रूम टेम्परेचर अबव 16 डिग्री सेंटीग्रेड। और जनरली जो है 16 डिग्री टेम्परेचर पर मिल्क के अंदर जो है ईस्ट, मोल्ड और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करते हैं। माइक्रोब्स कैन एंटर मिल्क बाय द काऊ, एयर, फीड स्टफ्स, मिल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड द मिल्कर। तो जो मिल्क के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो तो या तो काऊ, जैसे कि हम जिससे गाय भैंस से दूध निकालते हैं, उससे यदि वो इन्फेक्टेड हो माइक्रोब से तो मिल्क में माइक्रोब्स आ जाते हैं। इसके अलावा एयर में मौजूद रहते हैं, फीड स्टफ्स जो हम देते हैं उसमें मौजूद रहते हैं, और जो भी हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, मिल्क हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो प्रोसेस होती है उस दौरान भी जो है माइक्रोब्स एंटर कर सकते हैं मिल्क के अंदर। वंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट इन टू द मिल्क देयर नंबर इंक्रीज रेपिडली। और एक बार जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क के अंदर एंटर कर जाते हैं तो उनका नंबर बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है। It is more effective to exclude microorganisms than to try to control microbial growth once they have entered the milk. तो ये बहुत मुश्किल होता है कि एक बार जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क में घुस जाते हैं तो उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना। यदि हम बात करें कि तो इसमें ये आपकी जो लिस्ट दिखाई दे रही है उसमें ये है सम जेनेरा बैक्टीरिया पॉसिबली एसोसिएटेड विद मिल्क। तो ये जो जेनेरा है जिसमें आपके फैमिली उनके नाम दिए गए हैं, जीनस है, मार्फोलॉजी है, उनकी मोटेलिटी है, एंड ग्राम रिएक्शन और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। फैमिली की बात करें तो माइक्रोकोकेसी फैमिली जो होती है उसका जो जीनस है माइक्रोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं। ये देखने में कोकाई शेप होते हैं, और ये जो होते हैं मोटेलिटी इसमें नहीं पाई जाती है, और ग्राम पॉजिटिव होते हैं, और ये एरोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं।
इसी तरह से लैक्टोबैसिलियसी फैमिली के जो बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस, ये रॉड शेप्ड होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, नॉन मटाइल होते हैं और एरो टॉलरेंट होते हैं। बैसिलियसी फैमिली के जो बैक्टीरिया होते हैं, बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम, ये रॉड और स्पोर्स फॉर्मिंग होते हैं और ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और मोस्टली ये जो बैसिलस होता है वो तो एरोबिक होता है, लेकिन क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है वो एनारोबिक होता है। इसी तरह से एंट्रोबैक्टेरियसी फैमिली के कोलाई और सैल्मोनेला, ये दोनों रॉड शेप्ड होते हैं। पैरीट्राइकस फ्लैजिला पाया जाता है, मीन्स मोटाइल होते हैं और फैकल्टेटिव एरोबिक होते हैं ये। तो ये जो बैक्टीरिया जेनरा है, ये मिल्क के अंदर जनरली मिल्क को इन्फेक्टेड करती है, कंटामिनेट करती है। यदि हम यूएसटी मिल्क की बात करें तो किस प्रकार के यूएसटी मिल्क में माइक्रोफ्लोरा पाया जाता है। यूएसटी का मतलब होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, मतलब ऐसा मिल्क जिसको कि 135 डिग्री से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट प्रोसेसिंग दी गई हो और उसको एसेप्टिक कंडीशन में उसको प्रॉपर टेट्रा पैक में पैक किया जाता है, उसको यूएसटी मिल्क कहते हैं। The only microflora survive UST treatment are bacterial spores of thermophilic bacilli, Bacillus stereothermophilus and sometime to mesophilic bacilli and Clostridia। क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस्ड मिल्क होता है तो इसलिए इसमें जो जनरली जो इसका कंटामिनेशन होता है वो भी थर्मोफिलिक बेसिलाई का ही कंटामिनेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल है बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, या तो कुछ मीजोफिलिक बैक्टीरिया जो है इसको मिल्क को कंटामिनेट करते हैं। मेजर स्पॉयलिस ऑर्गेनिजम्स इन हीट प्रोसेस्ड मिल्क आर, जो मेजर कॉज करते हैं यूएसटी मिल्क में वो है बैसिलस मेगाटीरियम, बैसिलस फर्मस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस कोगुलेंस एंड क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग थ्रू फॉल्टी पैकेजिंग प्रैक्टिस आर यूजुअली एसोसिएटेड विद स्टैग्नेंट वाटर और डेयरी फ्लोर। तो जनरली जो होते हैं, जो भी पैकेजिंग प्रोसेसिंग की जाती है यदि वो गलत तरीके से की जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पर एंटर कर जाते हैं, या फ्लोर में गंदगी होती है तो उसकी वजह से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क में एंटर कर जाते हैं, जैसे कि सूडोमोनास कॉर्निफॉर्म एंड माइक्रोकोकाई। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो मेजर डिफेक्ट यूएसटी मिल्क में आता है वो कोगुलेशन हो जाता है, मतलब क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग दूध फटना बोलते हैं, फट जाता है। बिटरनेस बनने थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है और गैसीनेस, थोड़ा सा गैस के मतलब बबल्स के फॉर्मेशंस होते हैं। माइक्रोफ्लोरा बॉइल्ड मिल्क की बात करें तो इन इंडिया मिल्क इज़ बॉइल्ड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ब्रीफ पीरियड बिफोर कंजप्शन। इंडिया में हम लोग जनरली घर में भी जब हम दूध पीते हैं या तो बॉयल करके पीते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जनरली बॉइलिंग में क्या होता है कि ऑल वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ माइक्रोब्स होते हैं किल हो जाते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो हीट स्टेबल होते हैं, लाइक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होता है ये हीट स्टेबल होता है और ये एक प्रकार का एंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट पास्चुराइजेशन कंटामिनेशंस भी मिल्क के अंदर हो जाता है। पोस्ट पास्चुराइजेशन, वैसे जनरली पास्चुराइजेशन प्रोसेस में बोला जाता है कि पैथोजेनिक माइक्रोब्स किल होते हैं, लेकिन फिर भी आफ्टर पास्चुराइजेशन भी कंटामिनेशंस मिल्क में हो जाता है, और जिसकी वजह से मिल्क में ऑफ फ्लेवर, कोगुलेशन और गैसीनेस जैसे स्पॉयलेज सिम्टम्स कॉज होते हैं। बॉइल्ड मिल्क जो होता है उसको वैसे 16 घंटे के अंदर यूटिलाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो उसके बाद वो जनरली फ्रिज में ही रखना चाहिए। यदि हम फ्रिज में नहीं रखते हैं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो यदि हम मिल्क स्पॉयलेज बैक्टीरिया की बात करें कि मिल्क को कौन कौन से बैक्टीरिया ख़राब करते हैं, तो उसमें पहला है बैसिलस सिरस। बैसिलस सिरस जो होता है ये एक्चुअली में थिक लॉन्ग रॉड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और ये जो है बेसिकली फूड बॉर्न इलनेस से एसोसिएट होता है। ज़्यादातर ये जो है इट इज़ क्वाइट ऑफन ए कॉज ऑफ डायरियल इलनेस ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ डेजर्ट्स, मीट डिशेस, डेयरी प्रोडक्ट, राइस, पास्ता एंड दैट आर कुकड एंड कैप्ट एट रूम टेम्परेचर एज इट इज़ थर्मोड्यूरिक। ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाला बैक्टीरिया होता है और जनरली फूड और मिल्क के जरिए जो है फूड में ये जो है इन्फेक्शन कॉज करता है। तो कुछ बेसिलस सिरस की जो स्ट्रेन होती है वो साइक्रोट्रॉप भी होती है, मतलब कि रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। और इसके अलावा वैसे जो इनका आप ट्रांसमिशन की बात करें तो ये सॉइल के थ्रू आते हैं, और गाय जो घास खाती हैं तो घास से भी ये उनके अडर में एंटर कर जाते हैं, रॉ मिल्क में भी एंटर कर जाते हैं। दूसरा बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजस। ये भी ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। ये मीट और मीट प्रोडक्ट में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं फूड बॉर्न डिजीज़ कॉज करने में कैपेबल होते हैं, और ये एक प्रकार का टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, एंटेरोटॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन, जो कि ह्यूमन के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, और ये बहुत तेज़ी से फूड के अंदर ग्रो करते हैं। और इनके जो स्पोर्स होते हैं बहुत ही वो हाईली रेजिस्टेंस होते हैं रेडिएशन या डेसिकेशन या हीट ट्रीटमेंट के। तो एक बार इनका इन्फेक्शन होता है तो वो भी बहुत डेंजरस होता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो होता है ये एक्चुअली में फूड इंटॉक्सिकेशन कॉज करता है, लेकिन फिर भी ये भी जो है ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक एंड रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है। और ये भी जो बोटुलिनम होते हैं ये भी न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम पर सीधा इफेक्ट डालते हैं, और यदि इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाए तो इससे पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो ये भी जो होते हैं ये मिल्क को कंटामिनेट करते हैं।
फिर है कंपाइलोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर भी जो होते हैं ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। इनकी स्पेशली दो स्पीशीज होती है, कंपाइलोबैक्टर जेजुनी एंड कंपाइलोबैक्टर कोलाई जो होती है, ये ज़्यादातर मिल्क और फूड बॉर्न डिजीजेस कॉज करती हैं। उसके बाद है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस भी जो होते हैं ये वर्ल्ड वाइड अटेंशन पाए जाते हैं, ये भी फूड बॉर्न डिजीज कॉज करते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग नॉन एसिड फास्ट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो होते हैं एक्चुअली में मीजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं। और पीएच रेंज भी इनका 4.1 to 9.6 पर ये ग्रो कर जाते हैं। ये वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर पास्चुराइज्ड मिल्क को डिस्ट्रॉय करते हैं या उनको स्पॉइल्ड करते हैं। अब स्पॉयलेज, अब हम डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो जो डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं तो वो पहले हमें बात करना है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि जो भी मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं वो हाईली पेरिशेबल फूड होते हैं। हाईली पेरिशेबल फूड का मतलब होता है कि बहुत जल्दी स्पॉइल्ड होते हैं। क्योंकि इनकी बहुत खास बात होती है क्यों स्पॉइल्ड होते हैं, क्योंकि इनका पीएच जो होता है वो न्यूट्रल पीएच के करीब है, 6.3 to 6.5 के पी होता है। हाई मॉइस्चर इसमें मौजूद होता है और ये बहुत रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी हमें मिल्क का कंपोजिशन पढ़ा तो इनमें शुगर, लैक्टोज शुगर पाई जाती है, फैट पाया जाता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड पाए जाते हैं। इनका कंपोजिशन देखें तो इसमें प्रोटीन 3.2% होता है, कार्बोहाइड्रेट 4.8%, फैट 3.9%। तो और इसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे मतलब विटामिन और वो भी पाए जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मिल्क जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत जल्दी मिल्क को स्पॉइल्ड करते हैं। तो यदि हम सिम्टम्स की बात करें कि जो स्पॉइलेज कॉज होता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में, उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो पहला सिम्टम्स होता है चेंज इन मिल्क फैट। मिल्क का जो फैट होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और उनके एल्कली प्रोडक्शन होता है, क्षार का प्रोडक्शन हो जाता है। कलर चेंजेस होते हैं। कलर चेंजेस में जैसे ये मिल्क का कलर जो होता है येलो कलर हो जाता है। तो येलो कलर जो होता है वो स्यूडोमोनास सिंजेंथा और फ्लेबोबैक्टीरियम की द्वारा होता है। रेड कलर जो होता है मिल्क का कलर रेड मिल्क हो जाता है, वो सिरेसिया मार्सेंसिस और टोरुला ग्लूटेनिन्स की वजह से होता है। ब्राउन मिल्क होता है स्यूडोमोनास प्यूट्रिफेशियंस की वजह से होता है। ब्लू मिल्क जो होता है स्यूडोमोनास सिंसाइनिया के वजह से होता है। फ्लेवर चेंज की बात करें तो उसमें सोर और एसिड फ्लेवर हो जाता है, क्योंकि जो लैक्टोज शुगर पाई जाती है उसमें बैक्टीरिया ग्रो करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, तो उससे एसिडिक फ्लेवर आता है। एरोमेटिक जो होता है वो बहुत तेज़ आता है, थोड़ी खटास सी महक आती है। और यदि उसके अंदर मौजूद जो प्रोटीन कैसीन होता है उसको प्रोटियोलाइटिक बैक्टीरिया यदि डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसकी वजह से बहुत बिटर फ्लेवर हो जाता है दूध का। इसके अलावा बेसिलस स्पीसीज और क्लॉस्ट्रीडियम भी प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रोटियोलाइज्ड करते हैं। और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस वैरायटी माल्टीजेंस की वजह से मिल्क में जले हुए दूध जैसा स्वाद आता है, बर्न्ट और कैरामेल फ्लेवर बोलते हैं। तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से आता है जिसकी वैरायटी है, होता तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है लेकिन माल्टीजेंस इसकी स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत से सारे बैक्टीरिया जैसे क्लॉस्ट्रीडियम एंड बेसिलस स्पीशीज़ होती है, वो स्पेशली मिल्क में गैस का प्रोडक्शन कर देती हैं जिससे कि मिल्क में झाग या बबल्स आ जाते हैं। और इसके अलावा जो है तो मिल्क में जो प्रोटियोलाइसिस तो होता है, ये प्रोटीन का प्रोटीन तो टूटते हैं जिसकी वजह से बिटर फ्लेवर आता है। इसके साथ ही मिल्क में जो फैट होता है उसका भी लिपोलाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से रेंसिडिटी और एक अलग सी गंदी सी स्मेल आती है। तो इसके लिए माइक्रोकोकस एल्कलीजेंस, स्यूडोमोनास, प्रोटिया, फ्लोबोबैक्टीरियम, ये सब बैक्टीरिया जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हम स्पॉयलेज ऑफ रॉ मिल्क की बात करें तो कच्चे दूध का जो टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर ऑफ फ्रेशली ड्रॉन मिल्क का जो होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये फ्रेश होते हैं। मिल्क सोर्स रैपिडली इफ हेल्ड, यदि इसी टेम्परेचर पर इनको हम काफ़ी देर लंबे समय तक छोड़ दें तो इससे स्पॉइल्ड हो जाते हैं। वैसे तो नेचुरली मिल्क में कुछ इनहिबिटरी सब्सटेंस, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस पाए जाते हैं जो नेचुरली दूध को स्पॉइल्ड होने से रोकते हैं, लाइक लैक्टोपेरोक्सिडेज एंड एग्लूटेनिन जो फ्रेश मिल्क में पाए जाते हैं। लेकिन जो रॉ मिल्क का जो स्पॉइलेज होता है वो बहुत तेज़ी से होता है पोटेंशियली जो होता है आपका, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। और इनिशियल जो बैक्टीरियल काउंट ऑफ मिल्क का होता है वो यदि 1100 सेल्स पर ml से कम होता है तो मिल्क को सही माना जाता है, और इससे ज़्यादा होता है तो मिल्क को खराब माना जाता है। रॉ मिल्क और पास्चुराइज्ड मिल्क का जो कंटामिनेशंस का जो उससे होने वाली जो बीमारियों को देखें तो उसको उससे जो एसोसिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पेशली इकोलाई, सैल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, यर्शीनिया इंटेरोकोलिटिका एंड लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस होते हैं। रॉ मिल्क में भी व्हीकल फॉर अ ट्रांसमिशन ऑफ बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइम डिजीज़। तो रॉ मिल्क एक प्रकार का व्हीकल का भी काम करता है, लाइम डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट्स को कैरी करने का भी काम करता है। एंड इट हैज़ बीन शोन दैट ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 46 डे इन मिल्क स्टोर्ड एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है ये मिल्क को 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करने पर के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है।
स्पॉयलेज ऑफ पास्चुराइज्ड मिल्क, चूँकि ऐसा हम मानते हैं कि पास्चुराइजेशन करने के बाद मिल्क का जो स्पॉयलेज होता है कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो साइक्रोट्रॉफिक होते हैं, मतलब लो टेम्परेचर पे ग्रो कर जाते हैं और रेफ्रिजरेशन के दौरान भी मिल्क के अंदर ग्रो कर जाते हैं। और पास्चुराइजेशन के समय में भी कुछ थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब जो हीट स्टेबल बैक्टीरिया होते हैं, हीट को टॉलरेट कर लेते हैं। तो स्पेशली बेसिलस क्लॉस्ट्रीडियम, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोकोकस, लैक्टोबैसिलस, एंट्रोकोकस, ये सब थर्मोड्यूरिक स्पॉयलेज कॉज करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर स्पॉयलेज कॉज करते हैं। और हाई टेम्परेचर पे जो स्पॉयलेज होता है उसमें बिटी क्रीम हो जाता है, स्वीट कर्डलिंग जो इसका स्पॉयलेज सिम्टम्स कॉज होता है। और ये ज़्यादातर जो उसमें फ़ैट होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके एक्शन की वजह से होता है। इसके अलावा मिल्क में रोपिनेस और पार्शियल कोगुलेशन भी ये दिखाई देता है पास्चुराइज्ड मिल्क में स्पॉयलेज के समय। ईस्ट और मोल्ड आर आल्सो इंडिकेटर ऑफ पोस्ट प्रोसेस कंटामिनेशंस, देयर प्रेजेंस एंड ग्रोथ कंट्रीब्यूट टू फ्रूटी एंड ईस्टी फ्लेवर इन मिल्क। यदि फंजाई का कंटामिनेशंस होता है तो जो दूध की महक होती है वो फ्रूटी और ईस्टी फ्लेवर दिखाई देता है। तो यदि हम बात करें मिल्क की, तो डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो टाइप ऑफ स्पॉयलेज होता है, बिटरनेस होता है, स्लाइमीनेस होता है, वो हाई पीएच पर वो स्यूडोमोनास स्पीसीज के द्वारा काज होता है। सोरिंग जो होती है वो लैक्टोबैसिलस थर्मोफिलस के द्वारा काज होती है। स्वीट कडलिंग जो होती है बैसिलस सीरस के द्वारा काज होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद पास्चुराइज्ड मिल्क एंड प्रोडक्ट, तो ये इनकी लिस्ट दी गई हो। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये जो भी पास्चुराइज्ड मिल्क होता है और जो भी प्रोडक्ट होते हैं उससे एसोसिएट होते हैं, लाइक सैल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, यर्सीनिया, स्टेफाइलोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो माइक्रो मिल्क से एसोसिएट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब मिल्क को स्पॉइल करने वाले ही बैक्टीरिया होते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी होते हैं मिल्क में मौजूद होते हैं। तो जो मिल्क जो भी हमें काऊ, शीप या गोट या ह्यूमन से मिलता है वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अमाउंट भी बहुत हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। कमर्शियली प्रोसेस्ड मिल्क कंटेन फ्यू, लेकिन जो कमर्शियली प्रोसेस्ड मिल्क होता है उसमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम हो जाती है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और जो ज़्यादातर मिल्क में पाए जाते हैं और ये फर्मेंटेशन करते हैं, प्रोबायोटिक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोबैसिलस केसाई और रेमनोसस, ये इनकी स्पीशीज़ जो होती है ये ज़्यादातर कच्चे दूध में पाए जाते हैं और इनका यूज़ हम प्रोबायोटिक के रूप में करते हैं। प्रोबायोटिक का मतलब होता है कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस भी होता है, ये भी फर्मेंटेड मिल्क और आइसक्रीम और सम चीज़ प्रोडक्ट, फ्रोज़न योगर्ट और इसमें ये पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, इसका यूज़ जो होता है योगर्ट बनाने में किया जाता है। इसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, इन दोनों को मिलाकर योगर्ट्स बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ये भी ज़्यादातर जो है चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में इस्तेमाल लाया जाता है और योगर्ट बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। और ये भी प्रोबायोटिक की तरह होता है। तो प्रोबायोटिक जो भी बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचते हैं और ये हमारे डाइजेशन को सही रखते हैं, हेल्प को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा बाइफिडोबैक्टीरियम जो होता है ये भी फर्मेंटेड मिल्क के अंदर पाया जाता है। इसका पूरा नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस होता है और ये भी क्रीम, चीज़, फ्रोज़न योगर्ट और इनमें ये पाए जाते हैं। और इनका जो काम होता है ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और इसके अलावा हमारे अन्य पैथोजेनिक बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और कैंसर रिस्क को डिक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा ये सीरम कोलेस्ट्रॉल को भी लो करते हैं। तो बहुत सारे इनके फ़ायदे होते हैं। इसी तरह से एंटेरोकोकस नामक बैक्टीरिया होता है, ये भी जो होता है कच्चे दूध जो गाय, भैंस या भेड़ या ह्यूमन बींग के जो दूध होता है उसमें ये पाए जाते हैं और ये भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं और डायरिया से, इनको लेने से डायरिया से आराम मिलता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क है, यहाँ पर आपने पढ़ा कि मिल्क का कंपोजिशन क्या होता है और मिल्क में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएट होते हैं और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं, कौन से नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये था माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क। इसके साथ ही मैं यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। थैंक्स।